अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में यूनिट नंबर 4 के अंदर फैक्टराइजेशन सीखेंगे आप। ये आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट होगा या होप्स हो आप लोगों ने 8th में या 6 या 7 में ये पढ़ा होगा। तो फैक्टराइजेशन के बेसिकली 3 मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड जो फैक्टराइजेशन में यूज़ होता है उसे कहते हैं टेकिंग कॉमन। उसमें से कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये इसको लिख लें, टेकिंग कॉमन। फर्स्ट मेथड में फैक्टराइजेशन के अंदर कॉमन लिया जाता है। सेकंड उसका मेथड है कि अगर उसमें से कॉमन नहीं आ रहा या कॉमन आने के बाद भी जो वैल्यू बच गई है तो उस पे आप लोग चेक करेंगे फार्मूला कंप्लीट करके। तो सेकंड में आपने क्या करना होता है, फार्मूला कंप्लीट करना होता है। और थर्ड, अगर उसमें से कॉमन भी ले लिया, फार्मूला भी कंप्लीट कर लिया, या उसमें कॉमन नहीं आ रहा, फार्मूला उसका कंप्लीट नहीं हो रहा, तो लास्ट उसके लिए टेक्निक जो है आपकी बुक में, उसमें हम इसको करेंगे मिड टर्म ब्रेक। मिडल जो टर्म होगी उसको भी ब्रेक करके उसमें से हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन टेकिंग कॉमन है, इसकी अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो यहाँ पे अगर दो नंबर्स लिखे हैं 5x + 10, तो ये दो नंबर्स हैं। तो टेकिंग कॉमन से मुराद क्या है, इन दोनों में आप देखें कौन सी वैल्यू है जो कि कॉमन आ रही है। अब देखें तो 5 और 10, तो 5 के टेबल में 10 आता है, तो यहाँ से आप लोग 5/, निकालेंगे। जब भी आप कॉमन निकालेंगे बाहर तो आप लोगों ने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करनी है। अब देखें तो 5 का टेबल पढ़ें, 5 1 इज़ 5, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, x जस्ट आ गया +5 to 10। तो ये फर्स्ट टेक्निक है, आप लोगों ने कॉमन लेते हुए फैक्टराइजेशन करनी है। दूसरे में फार्मूला कंप्लीट, तो ये आइडेंटिटीज़ आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं कि a² + b² + 2ab। तो फार्मूला कंप्लीट करने में तमाम की तमाम आइडेंटिटीज़ हैं वो अप्लाई हो सकती हैं, जैसे a + b², और ये फार्मूलाज में मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये भी आप लोग रिवाइज़ कर लें। a² प्लस पहले 2ab लिख लें या b² लिख लें, एक ही बात होती है। a² + 2ab + b²। दूसरा a - b का अगर होल स्क्वायर हो तो इसका फार्मूला क्या होता है कि a² - 2ab + b² आ जाएगा। थर्ड इसमें फार्मूला यूज़ होता है a² - b², विच इज़ इक्वल्स टू a + b इंटू a - b। इसके अलावा भी और फार्मूलाज लग सकते हैं इसमें, जैसे a + b का होल क्यूब, जो आई गेस आप 4.3 में अप्लाई करेंगे। a + b का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a³ + b³ + 3a² b एंड +3ab²। और इसके बाद a - b का होल क्यूब का फार्मूला भी देख लें आप, तो a³ - b³ -3a² b +3ab²। ये फार्मूलाज हैं आपके पास। इसके बाद दो फार्मूलाज और इसमें यूज़ हो रहे हैं, a³ + b³। इनमें डिफ्रेंशिएट आप लोगों ने याद रखना है। ये देखें, ये होल क्यूब है और ये a³ + b³ है। इसका फार्मूला आएगा a + b इंटू a² - ab + b²। और इसी तरीके से a³ - b³ का फार्मूला होता है a - b a² + ab + b²। तो ये तमाम के तमाम जो फार्मूलाज हैं ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। थर्ड जो मोस्ट कॉमन इसमें यूज़ हुआ करेगी वो मिड टर्म ब्रेक है। अब ये जो फैक्टराइजेशन है इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो चूँकि आपकी न्यू बुक है और जो फर्स्ट ये न्यू बुक आई है उसके अंदर भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद है मिड टर्म ब्रेक। तो मिड टर्म ब्रेक का एक तो कैलकुलेटर के बगैर भी तरीका है, दूसरा मैं आपको कैलकुलेटर के थ्रू भी मिड टर्म ब्रेक लेना सिखाऊंगा। पहले आप बेसिक इसका देख लें। तो मिड टर्म ब्रेक के लिए कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, x² + 6x + 8।
तो देखें ये मैंने एक इक्वेशन ले ली है। अब इसके अंदर एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट देखना क्या लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू मौजूद नहीं, जब कोई वैल्यू मौजूद नहीं होती तो वहाँ पे 1 होता है। तो आपने ये फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 8। ये आप लोगों ने रफ वर्क में लिख लेना है। अब 8 आपने देखना है, अब दरमियान में ऐसे लाइन लगानी है आपने। अब 8 देखें किसके मल्टीपल से आता है, तो 1 के टेबल में भी 8 आता है, 1 मल्टीप्लाई 8 8 होता है। तो मिड टर्म, ये दरमियान वाली टर्म को आपने ब्रेक करना है पार्ट्स में। अब ऐसा एक नंबर आप लोगों ने बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आए, और उसको प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली टर्म आए। अब देखें 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 तो आ रहा है, लेकिन अगर इसको प्लस करेंगे तो 9 है, तो ये फॉल्स। अगर इसको माइनस करेंगे तो 7 है, तो नहीं, ये वाला फैक्टर इसमें नहीं बन रहा। फिर 2 से देखें तो 2 के टेबल में 4 के साथ 8 आता है। अब देखें 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8 आता है, इन दोनों को प्लस करें तो आंसर 6 आता है। इट्स मीन कि ये हमारे फैक्टर्स होंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखने के बाद ये दरमियान वाली टर्म है, इसको हम ब्रेक कर देंगे। अब ब्रेक किसमें करना है, देखें ये दो पार्ट्स में। जो वैल्यू का साइन यहाँ पे मौजूद होगा, ये पहले आप साइन लगाएंगे इन दोनों में से बिगर टर्म के साथ। तो देखें बिगर टर्म 4 है, तो 4 के साथ आप लगाएं प्लस का साइन, तो +4 लिखें और x लिखें। अब ये 4x है, तो बाकी बच गया 2। तो 2 देखें 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा ना। तो सेकंड वैल्यू के साथ भी प्लस का साइन लग देगा, +2 और साथ में x है। चूँकि मिडल टर्म के साथ x है, इसी वजह से इन दोनों के साथ x लगा देंगे, +8 लिख लें। अब तमाम की तमाम मिडल टर्म ब्रेक्स के अंदर क्या करेंगे, जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं इन दोनों में कॉमन लें। कॉमन ये देखें यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, तो यहाँ से x कॉमन लें। तो x जब कॉमन लेंगे आप, तो मैंने बताया भी आपको, कॉमन लेने से स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। और देखें यहाँ पे 2x है तो 1x बाहर चला गया, अंदर 1x बच गया, प्लस लगाया तो ये 4x है, इसमें से x बाहर चला गया और रिमेनिंग पार्ट 4 बच गया। अब यहाँ पे लास्ट 2 टर्म्स में से आपने कॉमन लेना। अब देखें तो प्लस है, 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग अंदर बच जाएगा x + 2 4 आर 8। तो मिडल टर्म ब्रेक या मिड टर्म ब्रेक के अंदर आपने याद रखना है कि जब आपका कॉमन बीच में सेम आ जाएगा, ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी, इट्स मीन कि आपने फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बनाए हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों में से अगेन कॉमन लेना है। अब देखें x + 4 x + 4 सेम है, तो x + 4 आप एक दफ़ा लिख दें। तो मैं इसको एक और तरीके से जो है ना वो याद करवाता हूँ कि ब्रैकेट्स वाले टर्म 1 टाइम और जो नॉन ब्रैकेट्स वाली टर्म है उसको आपने भी ब्रैकेट में लिख देना है। तो नॉन ब्रैकेट्स हैं x और +2, इसको आपने ब्रैकेट में लिख दिया, और जो ब्रैकेट वाली टर्म है उसको आपने एक दफ़ा लिख दिया। अब ये तो मैंने मिड टर्म ब्रेक आपको बताई है कि आप लोगों ने ख़ुद जो है ना वो सोचना है और जो है ना वो फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद मैं आपको कैलकुलेटर के थ्रू भी इसको करवाने का तरीका बताता हूँ। तो देखें ये दोबारा से यही क्वेश्चन लिखते हैं, x² + 6x + 8 कैलकुलेटर के थ्रू। तो कैलकुलेटर के थ्रू किस तरीके से आपने करना है, सबसे पहले रफ में लिख लें आप बेशक, x² के साथ कौन सी वैल्यू है, 1 है, तो 1 लिखें। और देखें x के साथ वैल्यू 6 है तो 6 लिखें, और सिंपल वैल्यू 8 है, तो ये 3 आपके कांस्टेंट्स आ चुके हैं। तो कैलकुलेटर के थ्रू करने का तरीका ये है कि आपने मोड पे जाना है, मोड पे जाने के बाद आपने जाना है 5 पे, इक्वेशन पे आप 5 पे चले गए, और इसके बाद आपने जाना है 3 पे। ये देखें x² वाली टर्म, क्योंकि ये x² वाली टर्म्स है ना, तो x² पे जाएं, ये 3 है। अब ये आ गया a, b और c, यहाँ से आप जो है ना वो इसे आगे और पीछे कर सकते हैं। तो सबसे पहले a की वैल्यू देखें, यहाँ पे 1 थी, तो जस्ट आप 1 प्रेस करें और साथ इक्वल का साइन दबाएं। जब इक्वल का साइन दबाएंगे तो आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब b देखें, b में आपने वैल्यू लिखनी है 6, तो ये 6 वैल्यू लिखें आप, और दोबारा जब आप इक्वल दबाएंगे तो b में भी 6 जो है ना वो फीड हो चुका है। इसके बाद लास्ट वैल्यू c है, तो इधर है 8, तो आप यहाँ लिखें 8। अब आपने अगर चेक करना है कि कोई, अब इक्वल दबाने के बाद ये तीनों वैल्यूज़ में फीड हो गई हैं। यहाँ पे 1 है a, जब नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे तो देखें b ये 6 है, तो इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक इसमें वैल्यूज़ पुट की हैं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज़ फीड करने के बाद आपने 1 टाइम इसको
प्रेस करना है तो आंसर आएगा x1 है। तो देखिए -2 आ गया, इसको आपने लिखना है रफ में, -2 आ गया। और दोबारा से जब आप इक्वल दबाएंगे तो दोबारा से x2 की वैल्यू आएगी विच इज़ -4, तो कॉमा में आप लिखना है -4। तो ये रफ वर्क में आपके 2 फैक्टर्स आ गए हैं। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये था कैलकुलेटर के थ्रू आपने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। यहाँ पे जो आपने फैक्टर्स पुट करने हैं बच्चों, वो किस तरीके से करने हैं, जो आपका आंसर आया होगा उसका साइन चेंज कर लेना आपने। देखें -2 था, इसका साइन चेंज करें तो +2 आ गया, -4 का साइन चेंज करें तो +4 आ गया। ये दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर लें। तो ये आपने कोई चीज़ नहीं सोचनी, आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू इसको सॉल्व कर लेना। तो x² + 4x + 2x + 8, बाकी जो इससे आगे वाला तरीका है वो सेम यही है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। तो ये फैक्टर्स निकालने का तरीका होता है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट से बाय टेकिंग कॉमन और फार्मूला कंप्लीट किस तरीके से करना है, और थर्ड में मिड टर्म ब्रेक थी। तो मिड टर्म ब्रेक में हमने क्या किया कि सबसे पहले आप लोगों ने इसके कॉन्स्टेंट्स लिखे। अगर यहाँ पे माइनस मौजूद होता तो आपने माइनस लगाना है वहाँ पे। तो चूँकि ये एक्सरसाइज 4.1 में आते हैं तो फिर वहाँ पे हम इसको डिटेल के अंदर जो ना अप्लाई करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइज करेंगे बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। मैंने 3 मेथड्स आपको बताए थे। तो फर्स्ट मेथड को यूज़ करते हुए ये तमाम के तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व करने हैं। तो पहला पार्ट इसमें है 6x + 12। अब देखें कौन सा कॉमन इसमें फैक्टर आ रहा है। देखें तो यहाँ पे x मौजूद है और यहाँ पे x नहीं है, तो इट्स मीन x तो कॉमन नहीं है इनमें, x तो सेम चीज़ नहीं है इसमें। अब देखें 6 है और 12 है, तो देखें 6 इसमें कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और कॉमन फैक्टर के अंदर फिर हम स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो देखें 6 ये बाहर चला गया, रिमेनिंग में सिर्फ x बचेगा प्लस, और 6 के टेबल में 12 किधर आता है, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ये हमारा कॉमन फैक्टर के थ्रू आंसर आ चुका है। अब पार्ट नंबर 2 में देखें तो 15y² + 20y, तो 15 है और 20 है। ऐसा जो है आपने नंबर देखना है कि जिसके अंदर 15 भी आता हो और 20 भी आता हो। तो ज़ाहिर बात है 5 जो है, 5 के टेबल में 15 भी आता है और 20 भी आता है, तो आप लिखें 5। अब दूसरी वैल्यू इसमें y² और y भी है, तो देखें मिनिमम जो चीज़ इसमें कॉमन आ रही है वो y है। एक y तो ऐसा है जो कि दोनों में है, तो y लिखें आप और स्मॉल ब्रैकेट लगाएं। अब 5 के टेबल में पढ़ें 15 कहाँ पे आता है, 5 3 ज़ार 15, तो 3 लिखें यहाँ पे। 2 y थे, एक y बाहर चला गया तो एक y बच गया। कॉमन आप हमेशा ऐसे देखते हैं, जब आपने ब्रैकेट लगानी होती है तो एक वैल्यू में से देखना आपने, ठीक है। इसके बाद प्लस लगाएं, तो 5 के टेबल में 20 कहाँ से आता है, 5 4 20, तो ये एक y था, तो y दोनों में से कॉमन हमने एक बाय निकाला था, तो रिमेनिंग यहाँ पे कोई y नहीं बचेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 2 का। अब पार्ट नंबर 3 देखें, तो पार्ट नंबर 3 में माइनस है। तो आपने एक बात जो है वो याद रखनी है कि अगर माइनस स्टार्टिंग में आ जाए तो माइनस हमेशा आप कॉमन लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले माइनस लिखें बाहर। देखें 12 और 3 है, तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो देखें 3 के टेबल में 12 आता है, तो 3 आप बाहर लिख दें। तो यहाँ पे x की बात हो रही है, पिछले क्वेश्चन में y था, तो ये x² है और x है, तो एक x इसमें से कॉमन आएगा। तो रिमेनिंग वैल्यू देखें, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 4 ज़ार 12, तो यहाँ पे 4 लिखें। 2 x हैं, एक x बाहर चला गया, एक x बच गया। माइनस माइनस प्लस, 3 1 इज़ 3 एंड x भी बाहर चला गया, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। यहाँ पे लाजमी 1 लिखना है, क्योंकि ये 3x था, 3x तमाम का तमाम बाहर चला गया, तो वहाँ पे वैल्यू 1 बचेगी। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखते, खाली 4x लिख देते हैं। देखें 2 वैल्यूज़ है तो दोनों में से कॉमन आएगी। अगर सारा का सारा फैक्टर बाहर चले जाता है तो फिर उसकी जगह 1 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो देखें यहाँ पे 4 भी है, a भी है और b भी है। सबसे पहले कांस्टेंट देखें तो 4 है और 8 है, तो 4 के टेबल में 8 आता है, तो 4 बाहर लिख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे 2a हैं और इस साइड पे 1 है, तो दोनों में एक तो ऐसा है ना जो कि कॉमन आ रहा है, सेम सेम दोनों के पास 1 है। अब देखें ये b है, 1 भी है इसके पास और ये 2 भी हैं, तो दोनों में से कॉमन जो आ रहे हैं b वो 1 है। इसका एक और अगर आप रूल याद रखें, देखें कि अगर आप कहते हैं कि हमने
जो है वो अमेरिकन सिस्टम में पार्टी करनी है, ठीक है, तो वहाँ पे पैसे जो हैं वो सारे लोग इक्वल जो है ना वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके बाद देखें 2A हैं, तो इसके पास 1 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? तो इन दोनों में कॉमन आएगा कि दोनों एक एक जो है ना वो कंट्रीब्यूट करेंगे। अब बी के लिहाज से देखें तो इसके पास 1 भी है और इसके पास 2 भी हैं, तो दोनों ने अगर सेम कंट्रीब्यूट करना हो तो 1 भी बाहर निकाल देंगे। तो रिमेनिंग वैल्यू देखें तो 4 1 इज़ 4, तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद 2A हैं, 1 बाहर चला गया और 1 रिमेनिंग बच गया। बी जो था वो बाहर आ चुका है, प्लस लगाएं तो 4 के टेबल में 4 2 ज़ार 8 आता है, 4 2 ज़ार 8। ए जो था वो बाहर चला गया, 2 बी हैं, 1 यहाँ से बाहर चला गया था और 1 बी जो है वो रिमेनिंग बच जाएगा। पार्ट नंबर 5 है, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स में से हमने कंबाइंड कॉमन लेना है। अब देखें सबसे पहले इसमें 1 है, इसमें 3 और इसमें 2 है, तो 1 3 2 ये तीनों आपस में कॉमन नहीं आते। इसके बाद x देखें तो ये x इसके पास 1 है, इसके बाद 2 हैं और इसके बाद 1 है, तो तीनों अगर जो है वो कॉमन निकालें तो 1x तीनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1x तीनों कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके पास y है, इन दोनों के पास y नहीं है, तो जारी बात है इनमें कॉमन कोई y नहीं आ रहा। तो x कॉमन है तीनों में से, तो स्मॉल ब्रैकेट लगाएं, फर्स्ट में से x बाहर चला गया तो y बच गया, -3 लगाएं, 2x थे, 1 उसने कंट्रीब्यूट कर दिया और 1 उसके बाद बाकी बच गया, प्लस लगाएं तो 2 है, x उसने कंट्रीब्यूट कर दिया था, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। लास्ट पार्ट है इसका, इसके बाद 3 हैं, 9 और 15। तो 3 देखें, 3 के टेबल में 9 भी आता है और 3 के टेबल में 15 भी आता है, तो 3 आप बाहर लिख लें कॉमन। इसके बाद 2A हैं, इसके बाद 1 है, इसके बाद भी 1 है, तो तीनों अगर कंट्रीब्यूट करें तो 1A कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तीनों में B देखें तो इसके पास 1 भी है, इसके पास 2 है और इसके बाद भी 1 है, तो 1BA कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अब ये देखें कि फ़र्स्ट में से 3 भी बाहर आ चुका है, B भी बाहर आ चुका है, 2A हैं, तो 1 उसने कंट्रीब्यूट कर दिया और बाकी 1A बच जाएगा। माइनस लगाते हैं तो 3 3 ज़ार 9 होता है, तो 3 लिखे यहाँ पे। A था, A तो उसने कंट्रीब्यूट कर दिया, 2 B थे, 1 कंट्रीब्यूट कर दें तो बाकी 1 B बच जाएगा, प्लस 3 5 ज़ार 15 आ जाएगा। उसने A था वो भी कंट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद B था उसने वो भी कंट्रीब्यूट कर दिया, तो जस्ट 5 बच जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 6 भी आपका जो है ना वो सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फैक्टराइज करना है और रिप्रेजेंट करना है इसको पिक्टोरिकली, डायग्राम भी इसकी साथ में बनानी है। तो ये देखें तो 5x + 15 है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट किया था, 6x + 12। जैसे ये वैल्यू लिखी थी एज इट इज़ इस वैल्यू से भी हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 5 कॉमन आ जाएगा। जब 5 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट लगाएं स्मॉल, x बच गया प्लस 5 3 ज़ार 15। अब देखें कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है पिक्टोरिकली। तो पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करने के लिए देखें तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, एक x + 3 है और एक 5 है। तो यहाँ पे आप जो है ना वो एक रेक्टेंगल शेप बनाएं, एक रेक्टेंगल शेप बनाएं। तो देखें एक साइड पे आप लिख दें x + 3 और एक साइड पे आप लिख दें 5। तो ये आपने इसको पिक्टोरिकली जो है ना वो रिप्रेजेंट कर दिया। पार्ट नंबर 2 देखें तो x² + 4x + 3 है। तो यहाँ पे देखें तीनों में कोई सेम टर्म कॉमन नहीं आ रही। या तो इसका दूसरा मेथड कि इस पे कोई फार्मूला हो से कंप्लीट करवाएं तो वो भी कंप्लीट नहीं होता। तो थर्ड जो इसका था मिड टर्म ब्रेक। तो मिड टर्म ब्रेक मैंने आपको कैलकुलेटर के थ्रू करवाई थी कि आप रफ वर्क के अंदर लिखेंगे इसके जितने भी कांस्टेंट्स हैं। तो सबसे पहले x² का कांस्टेंट देखें तो x² का रफ वर्क में कांस्टेंट लिखते हैं तो 1 है। इसके बाद देखें तो +4 है तो 4 लिखें। इसके बाद देखें तो +3 है तो 3 लिखें। अब कैलकुलेटर के थ्रू किस तरीके से करना दोबारा मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ से मोड पे जाना है, मोड के बाद 5 पे इक्वेशन आएगी, इक्वेशन में x² में 3 है तो 3 में जाएं तो a b c की वैल्यू पुट करें। सबसे पहले 1 पुट करते हैं, 1 पुट करके इक्वल दबाएंगे तो यहाँ पे 1 सेव हो जाएगा। b के अंदर 4 है तो 4 पुट करें, इक्वल दबाएँ, b में 4 सेव हो गया। और थर्ड c के अंदर 3 पुट करवाना है तो 3 लिखें और इक्वल प्रेस करें। अब ये तीनों वैल्यू सेव हो गई हैं। जब आप फर्स्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो
x1 इसकी वैल्यू आएगी -1 लिखे यहाँ पे आंसर, और कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू है -3। तो ये दो आपकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, x1 x2। दोबारा इक्वल प्रेस करेंगे तो दोबारा क्वेश्चन पे आ जाएगा। तो शिफ्ट 9 से क्लियर स्क्रीन 3 पे जाएं तो आपका कैलकुलेटर दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखें इसके जो हमने फैक्टर्स यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक के लिखने हैं वो किस तरीके से लिखने हैं। तो मैंने आपको लेक्चर में कॉन्सेप्ट में बताया था कि आपके पास ये जो वैल्यूज़ आई होंगी इसका साइन चेंज करें। तो इसका जब साइन चेंज करेंगे तो +1 और +3 आएगा। अब यहाँ पे वो आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो x² + 1x, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो आप खाली x लिख दें। तो +3x + 3। अब फर्स्ट टू टर्म्स में देखें तो x कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में लिखें यहाँ पे 2x थे, एक x बच गया, प्लस एक ही था तो एक ही बाहर जब चले जाएगा तो यहाँ पे 1 आना है, यहाँ पे 0 नहीं आना, और यहाँ पे इसको मिसिंग भी नहीं करनी। ठीक है, जो मैंने आपको इधर भी बताया था 3x के केस के अंदर भी। तो इसके बाद देखें तो इन दोनों में से +3 कॉमन आ रहा है तो +3 लिखें। तो स्मॉल ब्रैकेट लगा के x + 1। अब देखें दोनों में x + 1 आना, तो जो ब्रैकेट्स वाली टर्म है उसको एक दफ़ा लिख लें, और जो नॉन ब्रैकेट्स वाली हैं उसको आप लोगों ने लिख लेना है ब्रैकेट्स में। तो ये आपका आंसर आएगा। इसके बाद आपने इसको रिप्रेजेंट करना है पिक्टोरिकली। अब एक रेक्टेंगल शेप बनाएं। जब आप रेक्टेंगल शेप बनाएंगे तो देखें एक साइड पे आप लिख दें x + 3 और एक साइड पे आप लिख दें x + 1। जो बिगर साइड है उसके साथ आप x + 3 लिख दें, और जो स्मॉलर साइड है उसके साथ आप लिख दें x + 1। तो ये हमने इसको पिक्टोरिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी हमें मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। तो x² के साथ वैल्यू है 1, तो यहाँ 1 लिखें, कॉमा लगाएं, +6 है 6 लिख दें, और फिर 8 लिख दें। अब कैलकुलेटर के थ्रू इसको सॉल्व कर लेते हैं दोबारा से। मोड पे जाएं, 5 पे जाएं, 3 पे जाएं, 1 = 6 = 8 = इसके बाद जब प्रेस करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2, -4। तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या पुट करेंगे, इनके साइन चेंज करें और वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो जब इनके साइन चेंज करेंगे तो +2 आ जाएगा और +4। तो यहाँ पे इसको मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। x² + 2x + 4x + 8। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट में बचेगा x + 2, और लास्ट टू टर्म में से +4 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा x + 2। इसके बाद जो ब्रैकेट्स वाली टर्म्स हैं उसको 1 टाइम लिख लें, और जो नॉन ब्रैकेट्स वाली टर्म है जो ब्रैकेट से बगैर है उनको भी आप लोगों ने लिख लेना है ब्रैकेट्स के अंदर। इसके बाद इसकी पिक्टोरिकल डायग्राम बना लेते हैं। तो देखें यहाँ पे भी रेक्टेंगल शेप बनेगी क्योंकि एक वैल्यू बड़ी है और एक वैल्यू छोटी है। तो रेक्टेंगल शेप बनाए, यहाँ पे एक साइड पे लिख दें, जो बिगर साइड है उस साइड पे आप लिख दें x + 4, और जो स्मॉलर साइड है उसके साथ आप लिख दें x + 2। बच्चों जो पार्ट नंबर 4 है, x² + 4x + 4, इसको आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इसको मिड टर्म ब्रेक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला भी कंप्लीट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले फ़र्स्ट मेथड में आपको करवाता हूँ। इसका फर्स्ट मेथड में फार्मूला जो है वो कंप्लीट करवाते हैं या फार्मूला क्लोज करवाते हैं। तो इसमें देखें तो ये प्लस है ना, तो a² + 2 फार्मूले का, a की वैल्यू x है और b ये होता है, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 + b का स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो a, इसको जब क्लोज़ करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर है ना, तो बेस जब सेम होती हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, तो इनको अलग-अलग भी हम लिख सकते हैं। इट्स मीन ये दो दफ़ा है ना, तो इसको अलग-अलग x + 2 और x + 2 भी लिख सकते हैं। तो डायग्राम चूँकि दोनों की सेम ही होगी, फर्स्ट मेथड की और सेकंड मेथड की, तो पहले सेकंड मेथड भी आपको करवा देता हूँ, फिर जोन सा आपको इजी मेथड लगेगा उसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब सेकंड मेथड जो है उसके अंदर अगेन ये वैल्यू लिखता हूँ पहले मैं, x²
प्लस 4x प्लस 4। सेकंड मेथड किस तरीके से है? सेकंड मेथड में आप लोगों ने अगेन कैलकुलेटर यूज़ करना है। कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए आप देखें कि इसके साथ 1 है, 1 4 और 4, तो तीन वैल्यूज़ 1 4 4 लिख ली। मोड पे जाएं, 5 पे जाएं, 3 पे जाएं, 1 लिखें, 4 लिखें, 4 लिखें। तो देखें यहाँ पे एक x आ रहा है -2, तो -2 लिख दिया। तो यहाँ पे एक x इस वजह से आ रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के अंदर x की दो आंसर्स आने चाहिए। तो यहाँ पे x एक ही लिखा हुआ है, x1 भी नहीं है और x2 भी नहीं है। जब एक x लिखा आ जाए और इक्वेशन में x स्क्वायर हो, तो यहाँ पे इससे मुराद ये है कि x1 का आंसर भी -2 ही आया है और x2 का आंसर भी -2 ही आया है। तो आप इसको दो दफ़ा -2 लिख दें। इधर पुट करने का तरीका क्या है कि आप इसका साइन चेंज करें और यहाँ पुट कर दें। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ गया, रिमेनिंग पार्ट में x प्लस 2 बच जाएगा। लास्ट 2 में से भी प्लस 2 कॉमन आ गया, रिमेनिंग में x प्लस 2 आ जाएगा। अब जो ब्रैकेट्स वाली टर्म है उसको 1 टाइम लिख लें और जो नॉन ब्रैकेट्स वाली हैं उसको भी आपने लिख लेना है ब्रैकेट में। तो इसको पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। अब देखें ये x प्लस 2 ये भी x प्लस 2 है, दोनों साइड्स सेम है। तो दोनों साइड सेम कौन सी शेप में होती है? वो स्क्वायर शेप में होती हैं। तो आप एक स्क्वायर शेप बनाएं और दोनों साइड्स पे आप लिख दें x प्लस 2 और यहाँ भी लिख लेते हैं हम x प्लस, इसके अंदर लिख लेते हैं x प्लस 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें फैक्टराइज करने के लिए उसने कहा, जबकि यहाँ पे मेथड यूज़ करना पड़ेगा मिड टर्म ब्रेक। तो मिड टर्म ब्रेक का इजी मेथड बाय यूजिंग कैलकुलेटर है। तो देखें रफ़ वर्क में आप लिखें इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 है x के साथ, और ये लास्ट में देखें तो -12 है इस दफ़ा, तो आप -12 लिखें। तो पुट कर लेते हैं, मोड 5 3 1 1 एंड -12, तीनों वैल्यूज़ पुट करने के बाद इक्वल प्रेस करें तो x1 देखें आ गया 3 और x2 आ गया -4। अब यहाँ वैल्यू जो पुट करनी है इनका साइन चेंज करें तो -3 और 4। तो अब यहाँ पुट कर लें आप इक्वल्स टू x स्क्वायर -3x प्लस 4x, इसका साइन चेंज किया तो +4 था, -12। फर्स्ट 2 में से देखें तो x कॉमन आ गया, रिमेनिंग x -3 बचेगा। लास्ट 2 टर्म में से +4 कॉमन आएगा और रिमेनिंग वैल्यू में x -3 बचेगा। अब जो ब्रैकेट्स वाली टर्म है उसको 1 टाइम लिख दें और जो नॉन ब्रैकेट्स वाली हैं उनको भी ब्रैकेट्स में लिख दें। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। पार्ट नंबर 2 में x स्क्वायर के साथ 1 है, x के साथ 7 है और सिंपल वैल्यू 10 है। तो ये तीनों वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले 1 पुट करें, इक्वल प्रेस करें, 7 इक्वल 10 इक्वल, इसके बाद देखें तो -2 आ गया और -5, -2 एंड -5, इनके साइन चेंज करें तो आ जाएगा +2 एंड +5। तो यहाँ पुट करते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ रहा है और रिमेनिंग x प्लस 2 बचेगा। लास्ट 2 में से +5 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 बचेगा। तो ब्रैकेट्स वाली टर्म 1 टाइम, ब्रैकेट्स वाली टर्म 1 टाइम लिखना है और जो नॉन ब्रैकेट्स वाली टर्म है इनको हमने ब्रैकेट्स में लिख दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 में x स्क्वायर के साथ 1 है, x के साथ 6 है और सिंपल वैल्यू 8 है। तो 1 6 और 8 पुट करते हैं तो 1 = 6 = 8 इक्वल, अब इक्वल प्रेस करें तो -2 आएगा और -4। तो यहाँ लिख लें -2 एंड -4, इनके साइन चेंज करें और उसमें पुट कर दें तो +2 एंड +4। यहाँ पुट कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8। फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग x प्लस 2 बच जाएगा। लास्ट 2 में से +4 कॉमन आ रहा है और x प्लस 2 बच गया। इसके बाद ब्रैकेट्स वाली टर्म 1 टाइम,
और जो नॉन ब्रैकेट्स वाली टर्म्स हैं वो भी ब्रैकेट में। पार्ट नंबर 4 देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, एक्स के साथ -1 है और लास्ट वैल्यू भी -56 है। इसमें प्लस माइनस का ख्याल आपने करना है लाजमी। तो देखें 1 पुट करें, फिर -1 पुट करें, फिर -56 पुट करें, तो 8 और -7 आ गया। 8 एंड -7, तो इनके साइन चेंज करें तो -8 और +7, तो -8 और +7 पुट करके आंसर निकालते हैं। एक्स स्क्वायर -8x प्लस 7x -56। फर्स्ट टू में से x कॉमन, x -8 बचेगा, लास्ट टू में से +7 कॉमन और अंदर x -7 8 आर 56। ब्रैकेट्स वाली टर्म 1 टाइम, नॉन ब्रैकेट्स वाली टर्म भी आप लोग लिख देनी है ब्रैकेट में। इसके बाद पार्ट 5 में 1 है, -10 है और -24 है। तो देखिए कैलकुलेटर के थ्रू कितनी इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। तो 1 -10 एंड -24, तो 12 आ चुका और -2 आ चुका। 12 और -2 जब इसको चेंज करेंगे तो -12 आ जाएगा और +2, ये पुट कर लेते हैं इधर। तो एक्स स्क्वायर -12x प्लस 2x -24 इक्वल्स टू x इंटू एक्स -12 +2 कॉमन लें तो x -12। तो ब्रैकेट्स वाली टर्म 1 टाइम, नॉन ब्रैकेट्स वाली टर्म आपने लिख लेनी है ब्रैकेट्स में। पार्ट नंबर 6, तो इसमें 1 है, 4 है और -12 है, तो पुट कर लेते हैं। सबसे पहले 1 पुट किया, फिर 4 पुट किया और -12 पुट किया, तो 2 एंड -6 आपका आंसर आ गया। 2 एंड -6 साइन चेंज करें तो -2 और +6 पुट करते हैं यहाँ पे। अब देखें वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर ऐड करना है। वाई स्क्वायर -2y प्लस 6y -12, दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y इंटू वाई -2 प्लस 6 कॉमन आ रहा है तो y -2। ब्रैकेट्स वाली टर्म 1 टाइम, विदाउट ब्रैकेट्स वाली टर्म्स ब्रैकेट्स में। पार्ट नंबर 7 में 1 है, 13 है और 36 है, तो तीनों वैल्यूज पुट करते हैं। 1 पुट की, 13 पुट की और 36 पुट की। -4 एंड -9, -4 एंड -9 साइन चेंज करें तो +4 और +9, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9y प्लस 36। फर्स्ट टू में से y कॉमन, रिमेनिंग y प्लस 4, लास्ट टू में से +9 कॉमन एंड y प्लस 4। तो ब्रैकेट्स वाली टर्म 1 टाइम, विदाउट ब्रैकेट वाली टर्म भी हमने लिख दी ब्रैकेट्स में। तो लास्ट पार्ट है बच्चों 8वां, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, एक्स के साथ -1 है और सिंपल वैल्यू है -2। तो ये तीन वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1 पुट किया, -1 पुट किया और -2 पुट किया, तो आंसर देखिए 2 आ रहा है और -1 आ रहा है। तो 2 और -1 साइन चेंज कर लेते हैं, तो -2 और +1। एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1x है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x -2। तो फर्स्ट टू में से x कॉमन आ गया, रिमेनिंग में x -2 बच जाएगा। लास्ट टू टर्म में से देखें तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही। जब कोई भी कॉमन मौजूद ना हो तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉमन 1 आता है, तो +1 कॉमन निकाल के अंदर लिख लें x -2। तो यहाँ पे ये आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे कोई चीज़ कॉमन ना आए मिड टर्म ब्रेक के अंदर, उधर +1, अगर यहाँ माइनस होता तो फिर -1 कॉमन ले लेते। अब उसी तरीके से ब्रैकेट्स वाली टर्म 1 टाइम, नॉन ब्रैकेट्स वाली टर्म आपने किस में लिख दी, ब्रैकेट्स में। तो ये है कि कैलकुलेटर के थ्रू आपने किस तरीके से मिडल टर्म ब्रेक करनी है। एक दफ़ा दोबारा अगर आपको मैं तरीका बताऊँ कैलकुलेटर को शिफ्ट करने का, तो कैलकुलेटर के थ्रू फैक्टर्स निकालने का, तो मोड दबाएँ, 5 पे लिखा है EQN, इक्वेशन पे जाएँ, थर्ड पे आपका आएगा AX स्क्वायर, स्क्वायर वाली आप लोगों ने
जो है ना वो सिलेक्ट करनी है 3। तो ये आप इस तरीके से इसमें वैल्यूज़ पुट करके यहाँ से फैक्टर्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। इसमें जो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स किए थे उसमें एक्स स्क्वायर के साथ तमाम की तमाम एक्स स्क्वायर की वैल्यू के साथ 1 था, जबकि यहाँ देखें तो इसके फर्स्ट पार्ट में ही आपके पास आ गया 2x स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, आप लिखें 2 फिर 7, उसी तरीके से आप लोगों ने लिख दिया 3। कैलकुलेटर के थ्रू ही हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो जाएँ आप यहाँ से देखें तो 2 आप लोग करेंगे यहाँ पे फीड, उसके बाद आप लोग करेंगे 7 और फिर आपने लिख दिया 3। तो ये जो आपका इक्वल टू वन का फर्स्ट आंसर है ये -1/2 आ गया। तो -1/2 लिख दें और कॉमा में आपने लिख दिया -3। अब इस चीज़ को लेके आपने परेशान नहीं होना कि ओवर में आए तो फिर हमने कैसे करना है। या जो हमारा कैलकुलेटर है वो जस्ट लिमिटेड आंसर निकाल के देगा हमें, और जो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है उसी का आंसर निकालेगा, 2 और 3 का नहीं निकाल सकता। तो इस चीज़ को आपने जो है ना वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जो ओवर में फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, देखें ये -1/2 है, तो ये देखें -3 है। तो जब ओवर में कोई भी वैल्यू मौजूद ना हो तो ऑटोमेटिकली उसके ओवर में क्या आता है, 1 आता है। तो इसका आंसर कैसे निकालना है आपने कि यहाँ पे हमने कौन से मिडल टर्म ब्रेक करनी है, क्योंकि यहाँ पे मिडल टर्म जो है वो ओवर में तो नहीं है ना, ये सिंपल वैल्यू, तो हमारे आंसर भी सिंपल में चाहिए। तो इसको आप करें क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, जो -1 ये लिखा हुआ है इसको आप मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, तो -1 को माइनस आप स्किप करें ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया 1। अब ये जो माइनस का साइन था ये आप चेंज कर दें प्लस में, तो एक आपका वैल्यू, एक आपका फैक्टर निकल आया। दूसरा देखें ये जो माइनस है पहले इसको कन्वर्ट करें आप प्लस में, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 × 2 क्या होता है 6। तो ये आप लोगों के फैक्टर्स आ गए हैं कि जो वैल्यू आपकी आएगी ओवर में। अब देखें यहाँ पे पुट करते हैं तो 2x² प्लस 1x, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती तो खाली x से लिखें। इसके बाद आप लिखें प्लस 6x प्लस 3। अब यहाँ से फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ रहा है और रिमेनिंग बच गया 2x प्लस, जब x बाहर चले जाएगा तो वैल्यू 1 बच जाएगी। इन दोनों में देखें तो 3 कॉमन आ रहा है तो 3 लिखें यहाँ पे बाहर, 3 2s are 6, तो 2x प्लस 1। देखें सेम उसी तरीके से हमने फैक्टराइजेशन कर लिया है। जो ब्रैकेट्स वाली टर्म है वो 1 टाइम लिख दें और जो नॉन ब्रैकेट्स वाली टर्म है उनको भी ब्रैकेट्स में लिख दें, तो ये हमारी मिडल टर्म जो है वो ब्रेक हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, इसमें वैल्यू 2 है तो 2 लिखें यहाँ पे, 2 11 और 15। तो पुट अप करते हैं, 2 पुट करें, 11 पुट करें और 15 पुट करें। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका आंसर आया -5/2, -5/2, और दूसरा आपका आंसर आ रहा है -3। तो देखें -3 है, इसके ओवर में कोई भी वैल्यू नहीं है तो 1 लगा दें, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें और साइन चेंज करके आंसर निकाल लें। तो सबसे पहले देखें तो ये माइनस है तो इसको लिख दें आप प्लस, और 5 × 1 क्या होता है 5 आ जाएगा। इसके बाद देखें तो ये माइनस है, इसको प्लस लिखें, 3 × 2 क्या होता है 6। तो ये हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। तो 2x² लिखें प्लस 5x प्लस 6x प्लस 15। फर्स्ट 2 में से देखें तो x जस्ट कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 2x प्लस 5 प्लस, इन दोनों में से देखें तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 के टेबल में 6 भी आता है और जो है वो 5 भी आता है, तो 3 बाहर लिखें आप, तो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 2x प्लस 5। तो ब्रैकेट्स वाली टर्म 1 टाइम लिख दें और जो नॉन ब्रैकेट्स वाली टर्म है उसको भी आपने लिख दिया ब्रैकेट में। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है तो 4 13 और 3, ये 3 वैल्यूज़ पुट करते हैं, 4 पुट किया, 13 पुट किया और 3 पुट किया, तो आंसर आया -1/4 और दूसरा आंसर आया -3। तो इसके ओवर में भी कुछ नहीं है तो 1 लगा लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस है प्लस में, 1 × 1 1 ही होता है, माइनस प्लस में 3 × 4 क्या होता है 12। तो ये पुटअप कर लेते हैं, तो 4x² प्लस 1x प्लस 12x प्लस 3। फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ गया, रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 4x प्लस 1,
लास्ट टू में से 3 कॉमन आ रहा है तो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 4x+1। अब देखें ब्रैकेट्स वाली टर्म 1 टाइम और नॉन ब्रैकेट्स वाली टर्म भी आपने किस में लिख दी, ब्रैकेट्स में। लास्ट पार्ट नंबर 4 है इसका, 3, 5 और 2 पुट करते हैं। तो पहले पुट करते हैं 3 फिर 5 फिर 2, तो आंसर आ रहा है -2/3, -2/3 और -1। तो 1 के ओवर में कोई वैल्यू नहीं है तो 1 लगा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, 2 1 इज़ 2, माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, 3 1 इज़ 3। तो ये आपके मिड टर्म ब्रेक इसको कर दिया हमने। तो 3x² + 2x + 3x+2, फर्स्ट 2 में से जस्ट x कॉमन आ रहा है तो अंदर लिखें आप 3x+2 प्लस लास्ट 2 में देखें ना x कॉमन आ रहा है ना 2 और 3 आपस में एक दूसरे के टेबल में आते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1, तो 1 कॉमन लेंगे तो 3x+2 एज इट इज़ लिख दें। अब जो ब्रैकेट्स वाली टर्म है इसको 1 टाइम लिख दें, जो नॉन ब्रैकेट्स वाली टर्म है इसको आपने ब्रैकेट में लिख दिया। पार्ट नंबर 5 में 3 -11 और 6, तो 3 पुट करें, -3 पुट करना है, सॉरी 3 पुट कर दिया, -11 पुट कर दिया और +6 पुट कर दिया, तो आंसर है 3 एंड 2/3। तो 3 आ गया और 2/3। अब इसके ओवर में देखें कोई वैल्यू नहीं है तो ओवर में 1 लिख दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, प्लस का साइन है तो माइनस में आ जाएगा, 3 × 3 9 है, प्लस का साइन है तो माइनस में आ जाएगा, एंड 2 1 इज़ 2। तो ये दो वैल्यूज़ हमने पुट करनी है यहाँ पे, 3y² -9y -2y + 6। अब यहाँ पे फर्स्ट 2 में से देखें तो 3y कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों में जो 3 है 3 के टेबल में 9 आता है, तो देखें 3 कॉमन आ जाएगा, और y यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1y है तो 1y भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू बच गई 1y -3 × 3 9 होता है। इन दोनों टर्म्स से माइनस देखें, मैंने बताया था जब माइनस स्टार्टिंग में हो तो वो ऑलवेज़ कॉमन आता है, तो माइनस लिखें और साथ में 2 कॉमन लिख दें, तो रिमेनिंग आ जाएगी वैल्यू y +- 2 3 6। अब जो ब्रैकेट्स वाली टर्म है 1 टाइम लिख दें, और नॉन ब्रैकेट्स वाली टर्म भी आपने किस में लिख देनी है, ब्रैकेट्स में। पार्ट नंबर 6 2 -5 और 2, तो पुट करते हैं 2 -5 और 2, तो इसका आंसर 2 है और 1/2 है, तो आंसर आ गया 2 एंड 1/2। तो इसको में 1 लगाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, प्लस था तो माइनस में चेंज करें, 2 × 2 4 होता है, प्लस है तो माइनस में चेंज करें, 1 × 1 1, तो ये पुट करना आपने। तो 2y² -4y -y + 2, फर्स्ट 2 में से 2y कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग बचेगा y -2, लास्ट 2 में से -1 कॉमन आ रहा है, तो आंसर इसके अंदर बचेगा y -2। ब्रैकेट वाली टर्म 1 टाइम लिखनी है आपने, और नॉन ब्रैकेट्स वाली टर्म भी आपने किस में लिख देनी है, ब्रैकेट्स में। इसके बाद देखें तो 4 है इसमें, -11 है और 6 है, तो पुट करते हैं 4 -11 और 6, तो देखें 2 आ गया और 3/4, तो 2 है और 3/4 है, इसको हमें 1 लगाएं, प्लस था तो उसका साइन चेंज करें, -2 × 4 8, प्लस था तो साइन चेंज करें, -3 × 1 3, तो -8 और 3 आ जाएगा। तो 4 यहाँ पे z² है तो z² लिखते हैं, -8 यहाँ पे z आना है, -3z + 6, फर्स्ट 2 में से तो 4 आ रहा है और z भी आ रहा है, तो अंदर बचेगा z -4 2 8, इन दोनों में से -3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा z +- 3 2 6। तो ब्रैकेट्स वाली टर्म 1 टाइम लिख लें बच्चों, और जो नॉन ब्रैकेट्स वाली हैं इनको भी आपने किस में लिख दिया, ब्रैकेट्स में। लास्ट पार्ट है और क्वेश्चन भी ये आखिरी ही है। फर्स्ट देखें 6 है, फिर लिखें 7 और -3, तो पुट करते हैं 6 7 एंड -3, तो आ गया 1/3 और -3/2, तो यहाँ लिखें 1/3 और -3/2। अब ये प्लस में था
तो इसको माइनस में कन्वर्ट कर दें, 2 1:2 आ जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो गया, 3 × 3 9। तो लिखते हैं यहाँ पे 6 - 2x + 9x - 3x स्क्वायर। फर्स्ट 2 में से देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 3 - x। लास्ट 2 में से देखें तो प्लस यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है और साथ x आ रहा है, तो 3 × 3 9 होता है, -3 भी बाहर चला गया, एक x बाहर, तो रिमेनिंग में एक x बच गया। तो ब्रैकेट्स वाली टर्म 1 टाइम एंड नॉन ब्रैकेट्स वाली टर्म जब आप ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो हमारा आंसर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, मैंने कोशिश की है कि आपको इजी वे में समझाऊं और यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये जो सारा का सारा पार्ट था ये आप लोगों ने रफ़ वर्क में करना है, ये आपने नीट वर्क में नहीं करना। तो नेक्स्ट कमिंग वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज जो है 4.2 वो स्टार्ट करेंगे।